हम ऐसे कार्यकर्ता हैं जहां कम वहां हम। तो मिशन 80 जो है यूपी में बीजेपी का कहां कम पड़ रहा है और कौन है वो हम जो उस पर कर रहे हैं मेहनत। इस पर बातचीत करने के लिए हम यानी डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य जी हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं इंडिया टीवी पर। आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद बहुत बहुत। तो आपने ही खुद ही अपने ट्विटर में एक पूरा पोस्टर लिखा हुआ है कि मैं वो कार्यकर्ता हूं जहां कम वहां हम। तो मिशन 80 में बीजेपी कहां कहां कम पड़ रही है? मैं ही नहीं बल्कि भारतीय जनता पार्टी के करोड़ों करोड़ों कार्यकर्ता जो होते हैं उनके मनमानस में यह बात रहती है, विशेष तौर से जो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के स्वयंसेवक के रूप में काम करके और राजनीति के क्षेत्र में पहुंचते हैं, उनके अंदर और विशेष रहता है कि जहां कम वहां हम। कहीं कोई कमी नहीं है। उत्तर प्रदेश की सभी 80 लोकसभा सीटें भाजपा और हमारे गठबंधन के साथी दल जीत रहे हैं। सपा, बसपा, कांग्रेस तीनों का कहीं अता पता नहीं। तो आप ये कहना चाह रहे हैं कि 2019 की वो सीटें भी जहां आप हार गए थे इस बार वो भी जीत रहे हैं? वो तो हमने 2019 में हारने के बाद 2 सीटें जो श्री अखिलेश यादव जी ने खाली किया आजमगढ़ और जो उनके चचा मोहम्मद आजम खान ने खाली किया रामपुर, उसको लड़े और हम जीते। हमने अपनी तैयारी 2019 का चुनाव हारने के बाद 2024 के चुनाव आने से पहले लोकसभा जीतने के लक्ष्य के साथ तैयारी शुरू कर चुके थे। बीच में एक चुनाव विधानसभा का आया। विधानसभा के चुनाव में भी तमाम अहंकारपूर्ण दावे जो समाजवादी पार्टी के थे, जनता ने उनके अहंकार को चकनाचूर करते हुए फिर कमल खिलाया। फिर उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाया। 2019 से ही हम 2024 की तैयारी में लगे। तो आप कह रहे हैं कि तैयारी तब से चल रही थी, उन हारी हुई सीटों पर काम करने का आपने कोशिश शुरू कर दी थी। लेकिन जरा एक आम जनता को समझाइए। मैं एक एक सीट का नाम लूंगी जरा, क्योंकि तमाम लोग ये कहते हैं कि भाई आप क्या उन सीटों पर जहां 50% से ज्यादा मुस्लिम आबादी है, अभी आप, मैं गलत नहीं हूं तो अमरोहा से, अलीगढ़ से और मुरादाबाद से लौट कर आ रहे हैं, तो है ना, वहीं आज आपने प्रचार किया था। तो यहाँ पर भी आप कह रहे हैं कमल खिलेगा? देखिए, मुसलमान भारतीय जनता पार्टी का दुश्मन नहीं है और भारतीय जनता पार्टी मुसलमानों की दुश्मन नहीं है। ये भ्रम अब सपा, बसपा, कांग्रेस के लोगों को दूर करना चाहिए कि मुसलमानों को भाजपा का भय दिखा करके भाजपा आएगी तो मुसलमानों को खा जाएगी, भाजपा आएगी तो मुसलमानों का नुकसान कर देगी, भाजपा आएगी तो उनकी सारी जो योजनाओं का लाभ है देना बंद कर दिया जाएगा। ये भ्रम जो पैदा करके वोट लेने का काम करते थे ये तीनों दल मिलकर के, अब उत्तर प्रदेश में मैं दावे से कह सकता हूं कि यह भ्रम मुसलमानों का भी टूट गया है। और यह मुसलमान आपको वोट दे रहे हैं, आप कह रहे हैं? क्योंकि मुरादाबाद और अमरोहा अगर आप जीत रहे हैं तो वहाँ 40-45% के बीच में ही मुसलमान आबादी। मैंने कहा ना, मुसलमानों में से एक बड़ी संख्या ऐसी है जो भारतीय जनता पार्टी को वोट देती है, लेकिन उनको जो डर दिखाते थे कि भाजपा आएगी दंगा हो जाएगा। अरे, दंगा मुक्त प्रदेश बनाने वाली भारतीय जनता पार्टी है, गुंडा मुक्त उत्तर प्रदेश बनाने वाली भारतीय जनता पार्टी है, अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई करने वाली भारतीय जनता पार्टी है। तो अपराध करने वाले अपराधियों से डर केवल हिंदुओं को नहीं होता है, मुसलमानों को भी होता है, क्योंकि हर मुसलमान भी अपराधी नहीं होता है, हर हिंदू भी अपराधी नहीं होता। अपराधी सिर्फ अपराधी होता है। तो आप एक तरफ कह रहे हैं कि मुसलमान अब बीजेपी की तरफ आ रहा है, उसको वोट दे रहा है, और दूसरी तरफ आप कहते हैं कि काशी मथुरा भी बाकी है। ये कौन सा पाप है? इसका मतलब ये नहीं है कि हमें जो भगवान राम के वंशज हैं, भगवान कृष्ण के वंशज हैं, कोई परिस्थिति विशेष में उन्होंने इस्लाम स्वीकार कर लिया होगा, वो भूतपूर्व हिंदू हैं, हम अभूतपूर्व हिंदू हैं, तो इसलिए उनसे कोई इस प्रकार का बैर नहीं है। अयोध्या, मथुरा, काशी वो आस्था के केंद्र है। ये बीमारी तो कांग्रेस ने छोड़ी है जानबूझ करके इस देश के सामने। अन्यथा जब भगवान सोमनाथ का मंदिर का जीर्णोद्धार हो गया था गुजरात के अंदर सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की अगुवाई में, उसी समय अयोध्या, मथुरा, काशी का मामला निपट जाता। लेकिन वोट बैंक की राजनीति के स्वार्थ में कभी मंदिर की समस्या को बचा करके रखा, कभी जम्मू कश्मीर की समस्या को बचा करके रखा, कभी देश में हिंदू और मुसलमान को लड़ा करके सत्ता प्राप्त करने का रास्ता साफ करने का काम किया। तो अब वहां समय चला गया है। ये अयोध्या में भव्य राम मंदिर बन रहा है, बन चुका है, वहां प्राण प्रतिष्ठा हो चुकी है। बाबा विश्वनाथ जी के धाम का भव्य कॉरिडोर बन करके तैयार है, लाखों लोग प्रतिदिन दर्शन करते हैं। मथुरा वृंदावन का तीव्र विकास हो रहा है। परिसर विशेष का वाद
माननीय न्यायालय के समक्ष विचाराधीन है। जैसे अयोध्या का मामला न्यायालय के समक्ष था, वैसे ज्ञानव्यापी का और भगवान श्री कृष्ण की जन्मभूमि से लगी हुई ईदगाह का मामला ये माननीय न्यायालय के समक्ष है। और माननीय न्यायालय से न्याय की एक राम भक्त के नाते जैसे हम लोग इंतजार कर रहे थे न्याय हुआ, वैसे एक शिव भक्त के नाते, एक कृष्ण भक्त के नाते इंतजार कर रहे हैं। उसमें भी न्याय की उम्मीद रखते हैं कि न्याय होगा, और न्याय होगा इंतजार करना, हम भी इंतजार कर रहे हैं, वह भी इंतजार कर रहे हैं। चलिए ठीक है, आपने कहा कि ये जो मुरादाबाद, रामपुर, संभल, अमरोहा, जहां पर 40% से भी ज्यादा मुस्लिम आबादी, आप कह रहे हैं कि यहाँ पर मुस्लिम भी आपको वोट देगा और आप जीत दर्ज करेंगे। देखिए, हमें सब वोट देते हैं और देना चाहते हैं। ये मैं एक नारा लगाता हूं कि सपा बसपा मुक्त उत्तर प्रदेश, कांग्रेस मुक्त भारत देश। जब यह नारा लगाता हूं तो इस नारे को लगाने से उनको परेशानी जरूर होती इन दल के लोगों को कि ऐसा क्यों नारा लगाया जा रहा है। क्योंकि इन लोगों ने केवल बांटो और राज्य किया, भ्रष्टाचार किया, गरीबी हटाओ का नारा दिया, लेकिन जो कहा उसमें से कुछ भी करने का काम नहीं किया। इसलिए आज सबको समझ में आ गया है। आप 10 वर्ष श्रीमती सोनिया गांधी जी, श्री राहुल गांधी जी, श्रीमती प्रियंका वाड्रा जी के निर्देश पे ही तो मनमोहन सिंह जी की सरकार चल रही थी। जिन 10 वर्षों में इन्होंने 12 लाख करोड़ का घोटाला किया और देश के लिए कुछ नहीं किया, गरीब किसान मजदूर के लिए कुछ नहीं किया, पिछड़ों दलितों आदिवासियों के लिए कुछ नहीं किया, आज कह रहे हैं कि हम सत्ता में आएंगे तो ये कर देंगे, वो कर देंगे, फर्जी घोषणा पत्र लेकर के आते। कोई भरोसा करने वाला इनकी बात पर? चलिए, विपक्ष आपके ऊपर, पार्टी के ऊपर ये आरोप लगाता है कि ठीक है, अगर आप कह रहे हैं मुस्लिम आपको वोट दे रहे हैं, पसमानदा खासतौर से अगर आपकी तरफ भरोसा दिखाकर आगे बढ़ रहे हैं, उसमें आपने कामयाबी हासिल की है, पर आप क्यों नहीं मुसलमान उम्मीदवारों पर भरोसा करते? आप क्यों नहीं टिकट देते? नहीं, हम देते हैं टिकट। अगर जीतने लायक होंगे टिकट देंगे। हम आपको दिखाने के लिए या कांग्रेस सपा बसपा को दिखाने के लिए टिकट नहीं देंगे। अगर वो जीत नहीं सकते, हम एक जीती हुई सीट इसलिए गंवा दें कि हमको ये दिखाना है कि ये देख ले कि हम मुसलमानों को टिकट दिए। जब जीतने लायक हो जाएंगे टिकट देंगे, जहां जीतने लायक होते हैं। ऐसा कैसे है कि जीतने लायक मुसलमान दूसरी पार्टियों को मिल जाते हैं लेकिन बीजेपी को ढूंढने से भी नहीं मिलते हैं? ऐसा नहीं है जी। आप ये 2019 के लोकसभा चुनाव को आप केवल मत देखिए, 2014 का लोकसभा चुनाव देखिए, जब हम 73 लोकसभा सीटें जीते थे अपने गठबंधन के साथ। उस समय अपना दल ही हमारे साथ था। 71 भाजपा जीती थी, 2 अपना दल जीती थी। 2019 के लोकसभा चुनाव में जब इनको लगा कि अब भाजपा को ये अकेले अकेले नहीं रोक सकते हैं, तो सपा बसपा, उस समय राष्ट्रीय लोकदल हमारे साथ जी नहीं था, आज तो राष्ट्रीय लोकदल भी हमारे साथ है। सपा बसपा और कांग्रेस तीनों जो मिले हुए थे, आज सपा अलग लड़ रही है, बसपा अलग लड़ रही है। उसके बाद भी हमारा नारा रहता है 100 में 60% वोट हमारा है, 40% में बंटवारा है। बंटवारे में भी हमारा है, क्योंकि हमने सबका साथ सबका विकास किया है। हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी एक समाज की सेवा करने के लिए, देशवासियों की सेवा करने के लिए एक व्याख्या भी कर दी है, गरीब। अब गरीब हिंदू ही है क्या? मुसलमान भी है। अगर गरीब आदमी के जीवन जो एक नरक के समान कांग्रेस ने बनाया था, सपा बसपा ने बनाया था, वोट तो लेते थे, उनके जीवन में बदलाव नहीं किया उन्होंने। और अगर माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन सरकार में उनके जीवन में भी खुशहाली आई है, तो उनके अंदर कोई मनुष्य है, कोई पत्थर नहीं है। जब पत्थर को भी पूजो तो भगवान बन करके उनका कृपा प्राप्त होती, तो मनुष्य अगर उनको लाभ मिला है, मिल रहा है, और सबका साथ सबका विकास जो कहा है वो किया है, तो स्वाभाविक तौर से हमको। ओवैसी जी तो कह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में मुसलमानों की हालत ये हो गई है कि उनसे दरी बिछवाने का काम किया जाता है। ये सपा बसपा कांग्रेस वाले करते हैं या ओवैसी स्वयं करते हैं? भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता दरी भी बिछाता है, भाषण भी देता है, बूथ अध्यक्ष भी बनता है, प्रदेश अध्यक्ष भी बनता है, देश का अध्यक्ष भी बनता है, एक चाय बेचने वाले का बेटा देश का प्रधानमंत्री भी बनता है, और डिप्टी सीएम भी बनता है। डिप्टी सीएम भी बनता है। अच्छा, एक बात बताइए, चलिए, क्योंकि आप संगठन को बहुत करीब से जानते हैं, हाँ जी, और 14 साल पहले उत्तर प्रदेश में जो पार्टी का प्रदर्शन रहा था, उसमें जो आपने संगठन में भूमिका निभाई थी काफी अहम रही थी। तो इसीलिए उन तमाम लोगों के लिए, और जो जमीन पर समझते हैं परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन वोटों के, जरा समझा दीजिए कि शिवपाल यादव जी को कैसे हराएंगे आप लोग? आप कह रहे हैं कि 80 की 80 आपकी हैं, तो एक एक करके मुझे बताइए सर। शिवपाल यादव जी से अगर आप अकेले बिना कैमरा के आप उनसे पूछ लेंगे तो वो भी जानते हैं कि वो हार रहे हैं, उनकी पार्टी हार रही है। वो भी जानते हैं कि वो मैनपुरी भी हार रहे हैं, आजमगढ़ भी हार रहे हैं, बदायूं भी हार रहे हैं, फिरोजाबाद भी हार रहे हैं। जो अपनी जागीर समझते थे, वह जागीर उनकी
जमींदारी खत्म हो गई है। अब गुंडागर्दी नहीं है कि बूथ पर कब्जा करके चुनाव जीत लेंगे। अब ईमानदारी से वोट पड़ेगा तो बूथ कब्जा नहीं होगा, बूथ कब्जा नहीं होगा तो समाजवादी पार्टी की राजनीति समाप्त। एमवाई कॉम्बिनेशन भी ये एमवाई यादव को क्यों आप, यदुवंशियों को केवल सपा की जागीर क्यों आप समझती हैं? यदुवंशी भी भाजपा के हैं। मैं तो ये कहता हूं जितना यादव जातिवादी है उतना ही राष्ट्रवादी है, उतना ही वो मोदीवादी भी है, हिंदूवादी भी है, और उसको हम अपने से दूर नहीं समझते। वो हमारा भी है, जैसे अन्य मतदाता हमारा है वैसे वह भी हमारा है। हम किसी को अपने से दूर नहीं समझते। जिनको दूर कितने देर तक ये दूर रखेंगे? अभी डॉक्टर मोहन सिंह यादव जी मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री बन गए। सबसे ज्यादा बेचैनी किसी को है तो श्री अखिलेश यादव जी और उनके पूरे परिवार को हो गई है। लेकिन एक बात बताइए ना, उज्जैन में मध्य प्रदेश के चुनावों में उन्होंने कभी भी ये नहीं कहा कि मैं यादव हूं, या कभी भी उस बात का जिक्र उतना नहीं किया होगा जितना वो उत्तर प्रदेश में आके बार बार याद दिलाते हैं कि मैं यादव हूं। ये उनका तो सरनेम लिख करके वो तो पुराने कार्यकर्ता है। मैं वो मना नहीं कर रही, लेकिन बार बार उस चीज को आगे बढ़ाना कि मैं यादव हूं, तो आप भी कहीं ना कहीं चाहते हैं ना कि एक मैसेज जाए। नहीं, हम तो मैसेज ही कोई छोटा मोटा मैसेज नहीं है कि कोई हमने उनको केवल विधायक बनाया है। हमारा नेतृत्व बहुत गंभीरता से विचार करता है, जिसमें कहते हैं सबका साथ, सबका विकास, सबको सम्मान, सबको स्थान। कभी सोचे भी नहीं होंगे डॉक्टर मोहन सिंह जी की उनको मुख्यमंत्री की जिम्मेदारी मिलेगी, लेकिन भाजपा में संभव है। डॉक्टर हमारे भजन लाल शर्मा जी प्रदेश के महामंत्री थे, पहली बार विधायक बने थे, सोचे भी नहीं थे कि वो मुख्यमंत्री बनेंगे, लेकिन पार्टी ने उनको भी अवसर दिया। तो केशव प्रसाद मौर्य कभी सोच नहीं सकता तो विधायक भी बनेगा, लेकिन लगातार दूसरी बार उत्तर प्रदेश का उप मुख्यमंत्री है। तो यह भाजपा में कोई भी कार्यकर्ता, छोटा से छोटा कार्यकर्ता बड़ा से बड़ा दायित्व निर्वाह कर सकता है। इसीलिए मैं कहता हूं जहां कम वहां हम सब कार्यकर्ता हैं। चलिए, तो ये बताइए कि ठीक है, आपने कहा कि मुस्लिम वोटर्स में आपने कुछ हद तक विश्वास जीतने में आप कामयाब रहे हैं, पूरा नहीं तो कुछ हद तक थोड़ा बहुत आप जीतने में कामयाब रहे। यादव वोट बैंक में भी आपने कहा कि आपने उसमें भी सेंधमारी कर दी है, उसमें भी आप कामयाब रहे हैं और ये आपकी जीत की वजह बनेगी। लेकिन बसपा ने पिछली बार आपको अच्छी खासी चुनौती दी थी, 10 सीटें उन्होंने अपने नाम की थी। देखिए, वो गठबंधन था और उस गठबंधन के समय ये सारे विरोधी दल एक हो गए। इस प्रकार का दुष्प्रचार करने में ये लोग कामयाब हो गए कि अगर सपा, बसपा, राष्ट्रीय लोकदल और कांग्रेस भी अपरोक्ष रूप से उनके साथ खड़ी है तो वो भाजपा को हरा देंगे, मोदी जी को पीएम बनने से रोक लेंगे। लेकिन उनका वह भी मंसूबा धूल धूसरित हो गया और माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो लक्ष्य रखा गया था कि अब की बार 300 पार, हम 303 अकेले भाजपा की जीत करके आए। माननीय नरेंद्र मोदी जी दूसरी बार प्रधानमंत्री बने और दूसरी बार प्रधानमंत्री बनने के बाद उन्होंने जो किया है, अर्थात जो कहा वो किया, जो कहा वो किया। लेकिन ये बताइए, आप कह रहे हैं कि आप समाजवादी पार्टी के गढ़ में भी, यानी कि डिंपल जी को भी हरा देंगे मैनपुरी। देखिए, एक सवाल और भी है कि अभी तक आप अपना उम्मीदवार वहां से इसमें तो आप कह सकती हैं कि वो यहाँ ये आ सकता है, वहाँ वो जा सकता है, इस प्रकार की बातें। लेकिन भारतीय जनता पार्टी में जो आप लोग आकलन करने की कोशिश करते हैं चुनाव से पहले, और जब निर्णय होता है तो आपको लगता है कि अरे हमने जो आकलन किया ये निर्णय तो उसके अलग हो गया। तो भारतीय जनता पार्टी का जो नेतृत्व है वो इतना परिपक्व नेतृत्व है, जिस कार्यकर्ता को जो काम जहां पर भी बताता है वहां वो करते हैं। कौन प्रत्याशी कहां से बनेगा या हम लोग गया कुछ ऐसा? ये हम लोग इसलिए चर्चा नहीं करते क्योंकि 80 की 80 लोकसभा सीटें, अर्थात देश के अंदर भारतीय जनता पार्टी की जितने लोकसभा सीटें भाजपा लड़ रही है, जो गठबंधन लड़ रहे हैं वह भी, जो भाजपा लड़ रही है वह भी, हर सीट के प्रत्याशी माननीय नरेंद्र मोदी जी हैं और चुनाव निशान कमल का फूल है या सहयोगी दलों का जो चुनाव निशान है वह है। इसलिए ये हमारे यहाँ विवाद ही नहीं। ठीक है, अब आप जरा थोड़ा समझाइए हमें कि ठीक है, आप कह रहे हैं कि आप परिवार की जो सीटें हैं उनके गढ़ में भी सेंधमारी कर लेंगे, एमवाय समीकरण भी तोड़ देंगे। कहने के लिए तमाम चीजें अलग होती हैं राजनीति में, लेकिन जब जमीन पर, संगठन के स्तर पर जब आप अपना रिव्यू लेते होंगे तो ये जो तमाम सीटें हैं, अम्बेडकर नगर, अमरोहा, बिजनौर, गाजीपुर, घोसी, लालगंज, नगीना, सहारनपुर, श्रावस्ती। अब देखिए, मैं आपको जैसे बता दूं, आप नगीना सुरक्षित, हम 2014 में जीते थे, ठीक है। आप 70% मुसलमान है नगीना में। मैं आपको बता रहा हूँ 70% नहीं, आपका आंकड़ा सही नहीं। मैं डेटा जो देख रही थी उसमें 30% हिंदू हैं, उसमें SC ST भी मिलाकर वो बता रहे हैं। आपका डेटा ठीक नहीं है। और दूसरा, नगीना हम 2014 में जीते थे, अम्बेडकर नगर हम 2014 में जीते थे, घोसी हम 2014 में जीते थे,
और कौन सी सीट का नाम आप ले रही हैं? लालगंज, गाजीपुर। लालगंज गाजीपुर से तो 2014 अभी में भी जीते थे। मुख्तार तो चले गए हैं, लेकिन अभी लालगंज में 2014 जीते थे, गाजीपुर भी 2014 में जीते थे। कोई ऐसी सीट नहीं जिसे भारतीय जनता पार्टी ने पहले नहीं जीता था, और कोई आज ऐसी सीट नहीं जिसको इस बार हम नहीं जीतेंगे। तो आपको लगता है कि सारी सीटों पे आपने 100% मैनेज 80 की कर 80 लिया? लोकसभा सीटें जीतेंगे। रायबरेली भी? रायबरेली तो हम जीत चुके हैं, केवल चुनाव मतदान होने दीजिए, रिकॉर्ड वोटों से जीतेंगे। मतलब अमेठी पिछली बार और अब की बार रायबरेली? इस बार अमेठी दोबारा जीतेंगे और रायबरेली पहली बार वहां कमल खिलेगा। अगर गांधी परिवार से कोई आया तब भी? गांधी परिवार वाले आ जाएं, हम तो इंतजार कर रहे हैं, वो तो आ ही नहीं रहे हैं। क्यों नहीं आ रहे हैं? ये तो उनसे पूछना पड़ेगा आपको। नहीं, आपने भी कुछ उनको आकलन डर किया? लग रहा होगा कि अब की बार कमल खिलने वाला है। अब उनके खानदान के जो कांग्रेस का पूरा अपने को आका समझते हैं, वो हारेंगे तो क्या लोग कहेंगे, जबकि अमेठी हार करके गए हैं वायनाड में। तो रायबरेली भी हारने का स्वाद चख लें परिवार में, अगर उनकी इच्छा हो तो आवे, इस बार कमल वहां खिलेगा। तो आप कह रहे हैं कि परिवार की जो मतलब इतने सालों की जो जमीन थी वो आप हिलाने में कामयाब हो गए? लोकतंत्र की बहुत बड़ी ताकत होती है और जनता का बहुत बड़ा भरोसा होता है, और मोदी जी भरोसा है, कांग्रेस धोखा है। कांग्रेस ने क्या धोखा दिया? कांग्रेस ने देश को इतना धोखा दिया कि जो 60 साल में उनको करके देश को एक नई ऊंचाई पे ले जाना चाहिए, वह नहीं कर सके। वो घोटाले ही, भ्रष्टाचार करते रहे। और माननीय नरेंद्र मोदी जी ने 10 वर्ष के अंदर इतना शानदार काम किया कि आज पूरे उत्तर प्रदेश ही नहीं, पूरे देश के अंदर एक ही चर्चा है, 4 जून 4 बजे 400 पार, फिर एक बार प्रचंड बहुमत की मोदी सरकार। इसके साथ आप एक और लाइन भी बोलते हैं विपक्षियों के लिए, वो क्या है? मैं देखिए, बोलने के लिए विपक्ष के लिए मेरे पास बहुत सारे शब्द होते हैं। 4 जून सपा बसपा कांग्रेस यूपी के अंदर शून्य शून्य शून्य। तो आप मिशन 80 अकम्प्लिश्ड कर? हाँ, ये एकदम ले करके चल रहे हैं, और जो सीटें हमारी कमजोर थी उनको हम मजबूत कर चुके हैं। इसलिए हम जीत के प्रति विश्वास से भरे हुए, इसीलिए हम कहते हैं कि फिर एक बार प्रचंड बहुमत की मोदी सरकार। ठीक है, तो आप कह रहे हैं कि ना तो गांधी परिवार, ना यादव परिवार, कोई मुस्लिम कास्ट कॉम्बिनेशन कुछ भी काम नहीं करने वाला है। 80 का 80। क्या दिनेश लाल यादव निरहुआ हमारे यादव नहीं है? यादव परिवार नहीं है? वो भी यादव है। भाजपा से जो लड़े वो यादव नहीं है क्या? केवल और अखिलेश अगर मैदान में उतरे तो वो भी हार जाएंगे, आपको लगता है? आवे तो हम तो इंतजार कर रहे हैं। क्या लगता है वो नहीं आ रहे हैं क्योंकि वो भाग गए हैं ग्राउंड को? यूपी की किसी सीट पर ये परिवार की ओर से किसी स्वयं लड़ने से या किसी को लड़ाने से डर रहे हैं, क्योंकि इनको मालूम है यूपी में आंधी नहीं तूफान चल रहा है मोदी जी का, और उस तूफान के आगे ये लोग कहीं टिकते हुए नजर नहीं आ रहे हैं। मैं आपको सच बात बता रहा हूं, हम बूथ स्तरीय सम्मेलन कर रहे हैं। हमारे पन्ना प्रमुख बन चुके हैं। एक पन्ना प्रमुख के जिम्मे 60 मतदाताओं से संपर्क करने की जिम्मेदारी है। हमारे बूथ सम्मेलन हो रहे हैं, हमारे पन्ना प्रमुख मतदाताओं से संपर्क कर रहे हैं, और अभी सपा बसपा कांग्रेस के नेता घर से नहीं निकले। उनके जो प्रत्याशी वो प्रचार करने जा रहे हैं, कह रहे हैं पैसे की बर्बादी हो जाएगी। अभी अरुणाचल प्रदेश में देख रहा था, वहां विधानसभा का भी चुनाव हो रहा है, और वहां भाजपा और कांग्रेस के अलावा तीसरी कोई पार्टी प्रमुख है नहीं है, और वहां 10 ऐसी विधानसभा सीटें थी जहां कांग्रेस को प्रत्याशी नहीं मिले। भाजपा के 10 विधायक निर्विरोध निर्वाचित हुए। अब कांग्रेस मुक्त भारत देश का संदेश इससे अच्छा क्या होगा? और श्री राहुल गांधी जी भारत जोड़ो न्याय यात्रा निकाल रहे हैं, और कांग्रेसी जो है कांग्रेस छोड़ो यात्रा निकाल रहे हैं। उनको नहीं रोक पा रहे हैं, अपनी पार्टी को नहीं संभाल पा रहे हैं, वो देश संभालने की बात कर रहे हैं। आपने कहा राहुल गांधी को आपने एक मैसेज दिया है कि 2024-29 नहीं, सीधा 2047 में वैकेंसी के बाद वैकेंसी ढूंढो। देखिए, मैंने मैसेज नहीं दिया। देखिए, देश की वर्तमान पीढ़ी भी इस बात को जानती है, और आने वाली पीढ़ी भी इस बात को समझती है। कांग्रेस के पास नेतृत्व का संकट है। कांग्रेस की कोई विचारधारा अपनी नहीं है। कांग्रेस का संगठन तितर बितर हो गया है, और जो इंडी गठबंधन बनाए थे, आप याद करिए बंगलौर में कितने दल वहां पर मिले थे, और मुंबई में कितने दल बचे थे। अब मुंबई में जितने दल बचे थे, क्या वह भी आपस में गठबंधन कर पाए? क्या नहीं कर पाए। तो मैं इसलिए इस बात को कहता हूं 2047 की बात, कि माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने 2024 में तीसरी बार मोदी सरकार तीसरी अर्थव्यवस्था भारत को बनाएगी, आत्मनिर्भर भारत बनाएंगे, और 2047 विकसित भारत की जिम्मेदारी किसी भी हालत में हम या हमारे देशवासी कांग्रेस के ऊपर छोड़ देंगे। जिन्होंने बर्बाद करने का काम किया भारत को,
गरीबी के दलदल में झोंकने का काम किया है, भ्रष्टाचार के समुद्र में डुबोने का काम किया है, उनको देश कैसे कोई सौंप सकता है? 10 वर्ष में कोई भी सरकार हो उसकी लोकप्रियता घटती है, लेकिन हमें गर्व है कि हमारा नेतृत्व ऐसा नेतृत्व है जिसकी लोकप्रियता का ग्राफ लगातार बढ़ता जा रहा है। इसीलिए मैं कहा करता हूं कि विश्वास करो तुम मोदी पर, यह नवयुग का निर्माता है, ऐसा नेता इस धरती पर एक बार ही आता है। इसलिए मैं इस बात को कहता हूं, इसलिए 2047 तक नो वैकेंसी में बोलता हूं, केवल देश के लिए नहीं, प्रदेश उत्तर प्रदेश के लिए भी बोलता हूं। 2047 तक भाजपा है, भाजपा रहेगी, भाजपा वर्तमान है, भाजपा भविष्य है। ये मैं भाजपा का हूं केवल इसलिए नहीं कह रहा हूं। आप 1000 लोगों से पूछें तो उसमें से 900 लोग यह बात कहेंगे कि नहीं ठीक है, भाजपा ही देश को आगे ले जा सकती है, भाजपा ही महिलाओं का सशक्तिकरण कर सकती है, भाजपा ही युवाओं के उज्जवल भविष्य का मार्ग प्रशस्त कर सकती है, भाजपा ही अन्नदाताओं की आमदनी बढ़वाने का काम कर सकती है, भाजपा ही गरीबों को अमीर बनवाने का भी काम ठीक कर है। सकती है। आपकी विकास योजनाएं अपनी जगह अच्छी हो सकती हैं, आप कह रहे हैं कि ग्राउंड में भी वो कन्वर्ट हो रही हैं, लेकिन एक चीज जो है कार्यकर्ताओं को लेकर, 2 फैक्टर। एक ये कि जब सामने वाला विरोधी अगर ऐसा है कि आप कह रहे हैं कि हमारे सारे विरोधी सुस्त और निरस्त पड़े हुए हैं, बहुत ज्यादा एक्टिव नहीं है, तो जो सामने वाला अगर दुश्मन कमजोर होता है तो इधर भी हौसले थोड़े पस्त हो जाते हैं कि हम तो आसानी से जीत रहे हैं। तो एक जिसे कहते हैं एंथुजियाज्म की कमी, ओवर कॉन्फिडेंस तो कार्यकर्ताओं के अंदर नहीं। हमारा बूथ स्तरीय जो सम्मेलन है वो इसी बात के लिए है कि जोश में होश नहीं खोना है, हमें अति आत्मविश्वास का शिकार नहीं होना है। उनके सामने लक्ष्य है, माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो हमारी वैचारिक मुद्दे थे, चाहे अयोध्या में रामलला की जन्मभूमि पर मंदिर निर्माण, 500 साल बाद रामलला का भव्य मंदिर मिला है देश को, और इस आंदोलन को आजाद भारत ने भी बहुत देखा, बहुत संघर्ष किया, बहुत उसमें लाठियां खाई, जेल गए, बलिदान दिए। 500 साल बाद अगर रामलला का मंदिर बना है तो हमारे बूथ के अध्यक्ष के पास ये लक्ष्य है कि हम अपने बूथ पर जितना वोट पहले मिला उसमें 500 प्लस करें। 370 अनुच्छेद, जम्मू कश्मीर से वादा था हमारा कि अगर हमें बहुमत मिलेगा, हमारे पूज्य अटल बिहारी वाजपेयी जी ने भी ये कहा था, और जब हम 2 सांसद थे तब भी हमारी ये मुद्दा था, 370 हटाए तो हर बूथ पे 370 वोट बढ़ाने का काम करना है। तो सब अपने अपने बूथ का हिसाब उनको 4 जून के बाद तो देना है, हिसाब होना है। तो हर कार्यकर्ता चाहता है कि मेरा बूथ सबसे मजबूत, इस लक्ष्य के अंतर्गत काम कर रहा है। हम हमारे आदर्श सपा बसपा कांग्रेस के अलाई कार्यकर्ता नहीं है, हमारे आदर्श माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं, जो इस आयु में भी 18 घंटे पार्टी के लिए, देश के लिए, देशवासियों के लिए काम करते हैं। ठीक है, अब आप ये बताइए, आप कह रहे हैं कि ठीक है, आपका जो काडर का, आपका जो पूरा का पूरा संगठन का मैनेजमेंट है और उनके ऊपर एक चेक बैलेंस और उनको मोटिवेट करना है, वो चल रहा है, लेकिन ये समझाइए कि कई लोग कार्यकर्ता जो हैं, आपने भी बाहर से नेता आते हैं, उनको टिकट मिल जाते हैं जल्दी। सेलिब्रिटीज आपने, क्योंकि राम मंदिर का जिक्र किया, मेरठ आप होकर आए हैं, अरुण गोविल को आपने उम्मीदवार बनाया है, मैसेज परसेप्शन सेलिब्रिटी स्टेटस के लिए तो ठीक है, लेकिन कार्यकर्ता कई बार अपने आप को ठगा हुआ महसूस करता है कि हमने पूरी जीवन लगा दिया पन्ना प्रमुख से लेकर जिला संगठन की जिम्मेदारी संभालते हुए, और टिकट की आस में, और कोई बाहर से आ गया। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता को कोई ठग नहीं सकता है, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता का सम्मान कोई घटा नहीं सकता है। भारतीय जनता पार्टी के हर कार्यकर्ता का भविष्य उज्जवल है। भारतीय जनता पार्टी के हर कार्यकर्ता के पीछे जैसे सीसीटीवी कैमरा होता है, वैसे कोई ना कोई उसे वॉच कर रहा है। जिस कार्यकर्ता की जो योग्यता क्षमता होती है उसके हिसाब से उनको अवसर दिया जाता है। ऐसे ऐसे कार्यकर्ता ऐसी ऐसी जिम्मेदारियां आज निभा रहे हैं जो कल्पना भी नहीं किए होंगे कभी कि वह इस जिम्मेदारी में पहुंचेंगे। तो भाजपा के कार्यकर्ता आत्मविश्वास से भरे हैं, जो दूसरे दलों से बड़ी संख्या में लोग आए हैं, उनका सबका हम स्वागत करते हैं। लेकिन दूसरी तरफ उन दलों को विचार करना चाहिए, सपा बसपा कांग्रेस के लोगों को, उनके दल में भगदड़ क्यों मची हुई है? क्यों हम नहीं कह रहे हैं कि भाजपा ही भविष्य है, भाजपा ही वर्तमान है। उनको भी समझ में आ रहा है कि भाजपा ही भविष्य है, भाजपा ही वर्तमान है, कांग्रेस का कोई भविष्य नहीं, सपा बसपा का कोई भविष्य नहीं है। इसलिए मैं सपा को समाप्तवादी पार्टी कहता हूं, बसपा को बिल्कुल समाप्तवादी पार्टी कहता हूं, कांग्रेस मुक्त भारत की बात करता हूं। चलिए, और अखिलेश की बात कर लेते हैं। अखिलेश और आपके बीच में संबंध जो है बहुत ही ज्यादा, ठीक है, पक्ष और विपक्ष के बीच में संबंध तल्ख होते हैं और आरोप प्रत्यारोप चलते हैं, ये वाजिब है, और चुनाव में वो और ज्यादा बढ़ जाते हैं। लेकिन आपके जो रिश्ते हैं, कई बार वो कुछ अखिलेश की तरफ से कुछ इस तरह की बयानबाजी आती हैं जो, देखिए, वो संस्कार की बात होती है। मैं एक
बहुत गरीब परिवार में पैदा हुआ हूँ। मेरे पिताजी कोई मुख्यमंत्री या कोई सांसद विधायक नहीं थे, एक साधारण से किसान थे। और जिस परिवार से मैं निकल करके आया हूँ, मैं संघर्ष के आधार पर आया हूँ। और श्री अखिलेश यादव जी को विरासत में उनको राजनीति मिली है। उनको अहंकार होता है, अहंकार में जब वो बोलते हैं तो उन्हें इस मर्यादा का ध्यान नहीं रहता है कि हम जिसके खिलाफ भी बोल रहे हैं उसमें राजनीति के किसी जिम्मेदार, आप सार्वजनिक जिम्मेदारी को निर्वाह कर रहे हो, आप सांसद रहे हो, विधायक रहे हो, मुख्यमंत्री रहे हो, तो जो जिम्मेदारी आपकी बनती है या जो आपको संस्कारित शब्दों का उपयोग करना चाहिए, वो अपना संतुलन कई बार खो देते हैं। हम उनके प्रति कभी अपशब्दों का प्रयोग न किए हैं। उनके ही नहीं, किसी भी नेता, हमारा विरोधी से विरोधी नेता हो अगर, या विचारधारा हमारी विरोध की हो, पार्टी हमारे विरोध की हो, तो भी हम किसी नेता के लिए अपशब्दों का प्रयोग कभी नहीं करते हैं। लेकिन आप कहते हैं कि अखिलेश ने एक पूरा गैंग जो है आपके खिलाफ जो है वो लगाया हुआ है, क्योंकि आप जो हैं वो पिछड़ा समुदाय को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। वो इस बात की ईर्ष्या उनको रहती है। पर वो तो बेचारे वो खुद पीडीए लेके चलते हैं साथ में। देखिए, उनका पीडीए परिवार डेवलपमेंट अथॉरिटी है, मतलब उनका पीडीए पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक नहीं है। और जो उनकी सोच है या जो उनके सलाहकार हैं, उनकी सोच, चूंकि विरासत में सियासत मिल सकती है, लेकिन मैं कहता हूं विरासत में बुद्धि नहीं न मिल सकती, संस्कार नहीं मिल सकते। संस्कार तो प्राप्त करना पड़ता है। और इतना लंबा सार्वजनिक जीवन हो और अपनी वाणी पे संयम न हो, ये तो दुर्भाग्यपूर्ण है। लेकिन मैं तो राजनीतिक दृष्टि से जो एक सुचिता होती है उसका पालन किया हूं, सदा पालन करूंगा। लेकिन सपा को समाप्तवादी पार्टी बनाए बगैर चैन से नहीं बैठूंगा, यह भी मेरा संकल्प है। तो अगर ये मिशन 80 आ जाता है तो परिवार और पार्टी दोनों के लिए शून्य हो जाएगा सब कुछ। वो पार्टी गुंडों, अपराधियों, माफियाओं की पार्टी है, दंगाइयों की पार्टी है। जब उत्तर प्रदेश से गुंडों को जेल भेज दिया जाएगा, जब अपराधियों, माफियाओं को ये डर हो जाएगा कि अगर हम ऐसे कोई कार्य करेंगे तो हम सुरक्षित नहीं रह पाएंगे, दंगा करेंगे तो हमें कोई बचा नहीं पाएगा, तो जब इस प्रकार का अपराध करने वाले लोग नहीं होंगे तो सपा ही नहीं होगी, सपा सफा हो जाएगी। चलिए, सपा आप सफा करने की बात करें, लेकिन इस बीच अगर एक बार फिर से कुछ सीटों के ऊपर आते हैं, गाजीपुर की सीट की बात कर लेते हैं। ठीक है, अब मुख्तार जी जो हैं वो, उनको लेकर परिवार जो भी आरोप लगाए वो अब इस दुनिया में नहीं रहे, वो उसकी जांच अलग है, वो आरोप अलग है। लेकिन कैंडिडेट आपने अभी तक क्यों नहीं उतारा आपकी पार्टी? आप चिंता मत करिए, ऐसा कैंडिडेट आएगा कि वहां कमल खिलाएगा। हमारा जो राष्ट्रीय नेतृत्व है, हमारा जो राष्ट्रीय नेतृत्व है, चूंकि आखिरी चरण में चुनाव है और अगर कैंडिडेट अभी नहीं आया तो इतनी भी देर नहीं हो गई है कि अगर हमारी तो शायद 12 सीटें कुल बची हुई हैं उत्तर प्रदेश की। पहली लिस्ट तो चुनाव की घोषणा होने से भी पहले आ गई थी, तो आप लोग बहुत एडवांस में चलते हैं, इसीलिए मेरे को लगा कि गाजीपुर में क्यों इंतजार? अब पार्टी चूंकि घोषणा करने का काम केंद्रीय चुनाव समिति करती है, केंद्रीय चुनाव समिति की कई बैठकें हो गई हैं, वो अधिकार हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को सौंपा गया है। अब राष्ट्रीय अध्यक्ष जी जिस दिन घोषित कर देंगे उस दिन प्रत्याशी आ जाएगा। लेकिन मैंने कहा कि हमारा हर सीट पर प्रत्याशी माननीय नरेंद्र मोदी जी हैं। तो आपको नहीं लगता चुनाव निशान कमल का फूल है? मुख्तार और अतीक अहमद और मुस्लिम वोट कंसोलिडेशन, कुछ नहीं जी, तमाम लोग ये कह रहे हैं कि इनकी वजह से एक सहानुभूति है कि आपके बुलडोजर भी वहीं पहुंचते हैं और तमाम जो है निशाने पर ऐसे ही। देखिए, इन लोगों का राजनीतिक वजूद नहीं है, ये गुंडागर्दी करने वाले लोग थे। गुंडई के बल पर बूथ पे कब्जा करके चुनाव जीत लेने का युग खत्म हो गया है। अब सही मायने में लोकतंत्र, आप बूथ कब्जा नहीं कर सकते तो सपाई कोई चुनाव जीत नहीं सकते, और बूथ कब्जा करने का युग खत्म हो गया है।